26 जुलाई को देश कारगिल दिवस के रूप में मनाता है। इस साल 25 साल हो जाएंगे कारगिल दिवस का। इस वक्त हमारे साथ विजयन थापर जी के पिताजी मौजूद हैं। वीरेंद्र थापर जी, सबसे पहले न्यूज नेशन में स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सबसे कम उम्र के माने जाते थे कि 22 साल के आसपास की उनकी उम्र थी जिस समय वो कारगिल युद्ध में गए थे। 6 मंथ का सर्विस पीरियड हुआ था। तो जब कारगिल युद्ध में वो गए थे उससे पहले आपकी बातचीत हुई थी कुछ उनसे? नहीं, कि वो कारगिल जा रहे हैं इस संबंध में कोई बातचीत नहीं हुई थी, बल्कि उनको खुद भी नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता था। वो लोग कुपवाड़ा में थे जहां वो एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस कर रहे थे, आतंकवादियों के बरखिलाफ ऑपरेशंस कर रहे थे। तो एकदम जैसे ही स्थिति द्रास में बिगड़ गई, तब ये फैसला किया गया कि उनकी पलटन को वहाँ मूव किया जाए बाकी सब यूनिट्स के साथ, ताकि वो स्थिति जो नियंत्रण से बाहर जा रही थी उसके ऊपर काबू किया जाए। उससे कब आपकी आखिरी 6 महीने का उनका सर्विस पीरियड हुआ था? 6 महीने में कितने बार आपकी बातचीत हुई थी उनसे? नहीं, 6 महीने तो 2-3 बार बात हुई थी, क्योंकि मैं खुद यहाँ नहीं था, मैं अलवर में था। तो वहाँ से मैंने एक बार उनको कुपवाड़ा में बात की और बताया कि थोड़ा संभल के काम करो जो भी कर रहे हो, क्योंकि छोटी सी गलती इस एरिया में बड़ी महंगी पड़ सकती है। तो वो समझ गए और ज़्यादातर उनकी बातचीत अलवर में कम्युनिकेशन नहीं थी, कोई कम्युनिकेशन नहीं थी। तो इसलिए वहाँ पे फ्रंट से टेलीफोन आना बड़ा मुश्किल था, बल्कि वो अपनी माताजी से यहाँ पे नोएडा में बात कर लेते थे। चिट्ठी का जिक्र होता है लगभग सभी जगहों पर कि उन्होंने कारगिल युद्ध में जाने से पहले एक चिट्ठी लिखा था और अपने सहयोगी मित्र को दिया था कि अगर मैं लौट के आ जाऊँ तब तो इसको फाड़ के फेंक देना, और नहीं अगर मैं लौट के नहीं आता हूँ तो हमारे घर वाले को दे देना। दरअसल वो चिट्ठी क्या आपके पास है और उस चिट्ठी में क्या सब लिखा? ये चिट्ठी मेरे पास है और ये चिट्ठी मेरे ख्याल से सभी देशवासियों ने पढ़ी है। जिन्होंने नहीं पढ़ी, मैं चाहूँगा खासकर नौजवान लड़के और लड़कियों को ये चिट्ठी ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि एक ये प्रेरणा का बहुत स्रोत है। तो एक 22 वर्ष का नौजवान, आप देखिए उसकी क्या मेंटल स्टेट क्या होती है। वो उस समय यही देख रहा होता है कि अगली पिक्चर कौन सी आएगी, कहाँ जाना है, कौन से मॉल में जाना है। लेकिन यहाँ पर एक नौजवान था जिसके दिल में आखिरी मिनट तक देश ही समाया हुआ था, और मैं चाहता हूँ कि उनकी तरह पूरे देश के नौजवानों के दिल में भारत माता होनी चाहिए, भारत होना चाहिए, भारत के लिए प्यार होना चाहिए, भारत के लिए इतना अत्यंत प्यार होना चाहिए कि वह कुछ भी उसके लिए करने के लिए तैयार है। इसमें कुछ भावुक चीज़ें लिखी हुई थी। एक तो आप लोगों को प्रणाम कहा गया था, दूसरा लिखा गया था कि अगले जन्म अगर मैं इंसान होता हूँ तो फौजी हूँ। क्या इस तरीके की तमाम बातें? जी हाँ, ये उन्होंने दूसरा जो पॉइंट लिखा है इसमें, वो लिखा था कि मेरे को कोई दुख नहीं है, अपनी ज़िंदगी खोने का कोई दुख नहीं है, बल्कि अगर ईश्वर ने मुझे दोबारा भी इंसान बनाया तो मैं फिर भी भारतीय सेना में आऊँगा और दुश्मन के साथ लड़ाई करूँगा। ये एक जिंदा, जब वो जिंदा थे, जीवित थे, उस समय उन्होंने ये लिखा है कि मैं एक जन्म नहीं, बार बार जन्म लूँगा, बार बार मैं अपने देश के लिए मरने के लिए तैयार हूँ। ये है जो जज्बा जो सब नौजवानों में होना चाहिए। तभी तो आर्मी हेडक्वार्टर ने ये तस्वीर बनाई है और भेजी है पूरे उनके बलिदान दिवस पर। ये तस्वीर बना के भेजी है जो वहाँ पर लटकाई हुई आपने ली है। हाँ, ये खबर कैसे मिली आपको? सूचना कैसे आई आर्मी हेडक्वार्टर से? किसके पहले पता चला कि इस तरीके की वो सही? वो तो खैर सूचना तो आर्मी हेडक्वार्टर से ही आएगी। माता जी को तो सूचना यहाँ पे आ गई थी, मेरे छोटे बेटे ने रिसीव की थी कॉल,
और एक सेंटेंस वो बोलते हैं, ज़्यादा नहीं बोलते क्योंकि वाद विवाद शुरू हो जाता है। तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि हमें आपको बताना है कि आपका पुत्र कल रात बहुत बहादुरी से लड़ते हुए देश के लिए वो शहीद हो गए। मेरे ख्याल से वही इनको आई, वही मेरे को आई। मैं अलवर में था, मुझे अलवर में आई। आपकी पोस्टिंग मतलब अलवर में थी? नहीं, मैं किसी काम से था अलवर में, हाँ, ड्यूटी पे था। बिल्कुल। इसमें एक रुखसाना नाम की एक लड़की के जिक्र है, रुखसाना का क्या रोल था इसमें? रुखसाना के बारे में मैंने बताया नहीं उन्होंने? इन्होंने बताया नहीं, माता जी ने। हाँ, उन्होंने बताया, लेकिन उसको रुखसाना एक 2 साल की लड़की थी, कश्मीरी लड़की थी और कुपवाड़ा में रहती थी, गरीब थी, बहुत गरीब लड़की थी। उसका फादर लकड़हारा था और वो छोटे मोटे काम करके अपने कुछ पैसे कमा लेता था। तो एक दिन रात को आतंकवादी आए और उन्होंने आके दरवाज़ा खड़खड़ाया ज़ोर से और उसको उठा के बड़ी बेरहमी में इसके साथ उसको मार दिया। उसके पूरा ये स्कल पूरा फट गया और वो खून से लोथ पोथ होकर नीचे गिर गया। और लड़की वहीं पे थी, 1.5-2 साल की या 2 साल की लड़की थी उस समय। वो देख के वो इतना अपने आप में ही समा गई, डर के मारे इतना समा गई कि उसने बोलना बंद कर दिया, खेलना कूदना बंद कर दिया और वो सब एक्टिविटीज़ जो एक लड़की करती है उसने बंद कर दी, बिल्कुल पत्थर की तरह हो गई वो। और चुपचाप रहती थी, खड़ी रहती थी और उसको कोई, फिर विजयंत आया, विजयंत ने फिर उसको संभाला। उसके दिल में बहुत दयालु इंसान थे। जब उनको ये पता लगा तो उनके दिल में आया कि मैं इस लड़की के लिए कुछ करूं। फिर वो रोज़ शाम को अपने सहायक के साथ या किसी और के साथ उसके मकान में चले जाते थे और वहाँ जाके उसके साथ थोड़ी देर खेलते कूदते थे, कुछ खाने के लिए जाते थे, छोटी मोटी चीज़ें, चॉकलेट वगैरह। तो वो लड़की वहाँ पे थी। उन्होंने अपनी आखिरी चिट्ठी में भी लिखा कि रुखसाना को 50 रुपए हर महीने उनकी फीस की तौर पे देना जारी रखना। ये देखिए कि कुछ पैसा आप अनाथालय को दीजिए और कीप गिविंग 50 रुपए रुखसाना को हर महीने उसकी स्कूल की फी थी, देते रहिए और योगी बाबा से मिलिए। योगी बाबा कौन है? योगी बाबा थे एक बाबा यहाँ पे जो जहाँ पे वो जाते थे। आप योगी बाबा से मिले? मिले, मिले। और क्या इस चिट्ठी में था? इस चिट्ठी में तो बहुत कुछ चीज़ें हैं। मैंने आपको कह दिया ना कि ये चिट्ठी हर नौजवान को पढ़नी चाहिए, ठीक है। ये चिट्ठी जो है, मैंने एक किताब लिखी है विजयंत की जीवनी, विजयंत एट कारगिल, ये है इंग्लिश में, और इसका अनुवाद है ये कारगिल में विजयंत। ये इसमें पहले पेज पर ही ये चिट्ठी दी हुई है, लेकिन नेट पर अवेलेबल है, आप नेट पर देख लें। सभी, यहाँ आपका प्रोग्राम तो बहुत लोगों तक जाएगा, सब नौजवानों को, चाहे वो गांव में हो, शहरों में हो, हैं तो हिंदुस्तानी ना, तो इसलिए उनको ये चिट्ठी पढ़ लेनी चाहिए और देखना चाहिए कि मैं समझता हूँ कि हर भारतीय के दिल में यही उमंगें होनी चाहिए और यही उम्मीदें होनी चाहिए कि अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ। और उन्होंने लिखा है, अच्छा अब मेरा समय हो गया है अटैक के लिए जाने के लिए, तो मेरी जो धावा करने वाली पार्टी है वो 12 आदमियों की है, तो मैं अब जा रहा हूँ। बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल। बेस्ट ऑफ लक तो हम सबको पता ही है क्या मतलब है, आप लोग। और उसमें लिखा है, लिव लाइफ किंग साइज, जिंदगी बादशाह की तरह जियो, कुड़ कुड़ के मत जियो और चू चू करके मत जियो, पूरी लाइफ जियो। और उसकी
बड़ी बड़ी वो हैं। और ये योर्स रॉबिन, ये उनका सिग्नेचर। रॉबिन उनका बचपन का नाम। हाँ, प्यार का नाम था, प्यार से। हाँ, तभी तो देखिए ना, ये रॉबिन बर्ड है। हाँ, उन्होंने बचपन में एक ग्रुप भी उन्होंने बना रखा था। वो ग्रुप का क्या काम था, क्या नाम था उसका? वो नोएडा में उनका ग्रुप था। अपनी सेहत तंदुरुस्ती और आईएमए के लिए तैयारी करने के लिए वो ग्रुप था। उन्होंने अपनी तरफ से उसको मॉडल किया था आईएमए के ऊपर या एनडीए के ऊपर, और अपने ग्रुप का नाम उन्होंने रखा था टफ गाइज। हाँ, और जैसे टीजी एक नंबर नेम प्लेट बनाई जिसके ऊपर लिखा था टीजी विजयन थापर, टीजी हेमंत सिंह, ऐसे सबकी एक एक बनाई थी। और वो लोग इकट्ठे हो गए वहाँ पर कसरत किया करते थे, और बाकी जो भी उन्होंने डिस्कशन करनी है करते थे। मतलब बचपन से ही उनमें एक जज्बा था कि फौज में जाने का। बिल्कुल बचपन से। बल्कि ये बता दूं कि जब मेरठ में हम थे, मुझे याद है अच्छी तरह से, तो मैं अपनी पी कैप और केन ला के वहाँ पर टेबल पर रख देता। जैसे खाना खाने आए थे या कुछ, वो फटक जैसे उसको पहन लेगा, हाथ में केन पकड़ेगा और चला जाएगा। और मेरी तरह जैसे मैं करता था, ये करो वो करो, वो अपना केन के साथ उनको कहता था बाकी लोगों को। तो इस तरह से था। और बड़ी आपके लिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेरठ में वो 5 या 6 वर्ष का था, 6 वर्ष का, 5 वर्ष का था या 6 वर्ष का था। तो हमें मेरे दोस्त ने बुलाया था कि आज तुम दोपहर का खाना हमारी मेस में खाओ। तो हम उधर चले गए, खाना खा के वापस आ रहे थे, तो रास्ते में चांदमारी हो रही थी, यानी फायरिंग प्रैक्टिस हो रही थी। कोई यूनिट कर रहे थे। फायरिंग प्रैक्टिस को चांदमारी प्रैक्टिस भी कहते चांदमारी बोलते हैं। हैं। चांदमारी बोलते हैं। हाँ, तो वो हो रही थी। तो मैंने सोचा मैं भी 4-5 गोलियां फायर कर लूं, बहुत समय हो गया। तो मैं गया वहाँ, मैं उन्होंने पिस्टल दे दिया और मैंने अपनी फायरिंग शुरू कर दी। मैंने देखा ये बैठा हुआ ऐसे मेरे को देख रहा है जैसे कोई चमत्कार हो रहा है। और ऐसे ही मैंने उसको पूछ लिया कि क्या तुम भी करोगे फायरिंग? तो लपक के बोला यस। आप देख लीजिए, 5 साल का बच्चा, पिस्तौल हाथ में आती नहीं है। फिर मैंने पकड़ी, उसकी उंगली डाली, दोनों हाथों में पकड़ के उससे फायरिंग कराई। 5 गोलियां फायर की उसने। तो इस तरह का वो बहुत। और 9वीं क्लास तक तो उसने सारे हथियार फायर कर लिए थे। हाँ, बड़े बड़े लड़के जो थे मेरे अपने कई रिश्तेदार, 20-22 साल के, वो तो उस वक्त 8th या 9th क्लास में था। उनको रेंज पर ले जाके बोलो फायर करो तो भाग जाते थे जैसे कोई बम फटने वाला है। लेकिन इसने सारे हथियार फायर कर लिए। राइफल तो पता नहीं कितनी बार फायर की होगी। उसके बाद में मशीन गन, ये वो जो भी हथियार थे सब फायर कर लिए। अच्छा, अब तो 25 साल होने को है कारगिल युद्ध का। 25 सालों में क्या लगता है कितना बदल पाया है और फौज में बहुत बड़े बड़े बदलाव आ रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, अभी पूरे हुए नहीं हैं, क्योंकि हमेशा की तरह हमारे यहाँ पर पैसे की किल्लत होती है। पैसा होगा तो सब चीज़ें हो जाती हैं। एक तो बड़ी चीज़ जो हो रही है वो थिएटराइजेशन हो रही है। थिएटर्स बन जाएंगे जो अलग अलग एरिया को देखेंगे। दूसरा, मॉडर्नाइजेशन। अभी युद्ध वैसा युद्ध नहीं रहा, कारगिल वाला युद्ध नहीं रहा। अब तो युद्ध बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। इतनी चीज़ें, जैसे कि आपने देखा ड्रोन्स अभी बहुत इस्तेमाल हो रही है। स्पेस और साइबर और अलग अलग हाइब्रिड वॉर। अभी पता नहीं लगता कि आतंकवादी कौन है और दुश्मन कौन है। तो इस तरह से जो चैलेंजेस है हमारी आर्मी की तरफ, वो बहुत सख्त है। और हमें जल्द से जल्द मॉडर्नाइजेशन करनी है। हमें जल्द से जल्द पूरी जो हमारी
नफरी है, उसको पूरा करना है। अभी ये अग्निवीर का चल पड़ा है, तो उससे लगभग 1.5 लाख फौजियों की कमी हो गई है अग्निवीर के कारण। हाँ, क्योंकि जब अग्निवीर आया तो जो लोग सेलेक्ट हो गए थे आर्मी ज्वाइन करने के लिए, वो नहीं कर पाए। तो वो रोज़ मेरे को लिखते हैं कि आप कुछ करिए, हमारा भविष्य बिल्कुल लटका हुआ है। हम उनको चिट्ठी मिल गई थी ज्वाइन करने के लिए, लेकिन ज्वाइन नहीं कर पाए। तो चलिए, आपके माध्यम से कोई सुन लेगा तो उनको शायद रिलीफ मिल जाए। तो क्या अग्निवीर जो लाया गया था, जो कहा गया था कि युवा कुछ सालों के लिए सेना में जाएंगे और 4 सालों के लिए सेना में जाएंगे, तो क्या ये लगता है कि आप, चूंकि आप बड़े अधिकारी भी रहे हैं और नज़दीक से तमाम चीज़ों को देख के आए, तो ये लगता है कि बिल्कुल ये होना चाहिए, ठीक था? नहीं, देखिए, अभी जो है अग्निवीर आया है, कहते हैं कि इसके ऊपर बहुत सोच विचार किया गया था और उसके बाद में इसको लाया गया। लेकिन अब गवर्नमेंट शायद दोबारा सोच रही है कि ये स्कीम के अंदर बदलाव ज़रूरी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी स्कीम हम जो लगाते हैं, अगर वो देश की सेना के हित में नहीं है तो उसे तुरंत बदली करना चाहिए, समय नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जो डैमेज है वो बढ़ती जाती है। अभी ये कहना भी ज़रूरी है कि हमारे देश में एक परंपरा है, आप भी जानते होंगे, सभी लोग जानते हैं कि सेना में जाना गर्व की बात है थी। मतलब सेना में जाना, चाहे ऑफिसर हो, चाहे खासकर गांव की तरफ के खुले एरियाज़ के, रूरल एरियाज़ के जो लोग हैं, वो आना बहुत पसंद करते थे। ये एक परंपरा है, ये एक कल्चर है। अब वो थोड़ा डैमेज हो रहा है। अब वो दोबारा सोचते हैं कि क्या करना फौज में जाके। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी इसमें उनको दिखती है कमी, वो कमी मैं आपको बता देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। एक तो 4 साल बहुत कम है, दूसरा जितने उन्होंने कहा लोग रखेंगे, हम रिटेन करेंगे, 25% बहुत कम है। कम से कम 75% या कम से कम 50% तो होने ही चाहिए रिटेन, ठीक है ना। और बाकी बातें हैं, काफ़ी छोटी मोटी बातें हैं, उनको कैंटीन फैसिलिटीज़ और मेडिकल उनके पेरेंट्स वगैरह को वो देने में क्या दिक्कत है। वैसे भी आपको देना पड़ता तो भी दे सकते हैं हम, ऐसी कोई बात नहीं है। और इस वक्त क्या है कि सेना में 2 हो गए हैं, एक तो सिपाही है जो पहले से आ रहे हैं, और दूसरा जो है अग्निवीर है। तो 2 तरह के अंदर कुछ न कुछ रंजिश प्रॉब्लम होगी। मैं तो नहीं हूँ अभी सेना में, उम्मीद करता हूँ कि नहीं। और जो ट्रेनिंग पीरियड है बहुत कम है। इतने में आजकल देखिए ना कितनी सोफिस्टिकेटेड चीज़ें आ रही हैं। अभी ड्रोन की सिखलाई आपने देनी है, आप कैसे 3 महीने के अंदर दे सकते हो? चलाना तो उन्होंने है, हमने थोड़ी चलाना है, उन्होंने चलाना है। और दूसरी चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं, रेडियोज़ हैं, राइफलें भी बहुत नए किस्म की आ रही हैं, एक से बढ़ के एक। तो वेपन सिस्टम्स आ रहे हैं बहुत सारे, तो उनको आप 3 महीने बहुत कम है मेरे हिसाब से। तो आपने सुना, ये वीरेंद्र थापर जी थे। इन्होंने तमाम वो बातें बताई जो जीवन से जुड़ा हुआ था, और जब उनका बॉडी आया तमाम चीज़ें, और कुछ अग्निवीर को लेकर भी बताया कि बहुत सारे लोग हैं जो जाहिर सी बात है जो तैयारी करते रहते हैं, वो तमाम चीज़ें लिखते हैं और उनकी अपेक्षा होती है कि मैं जाऊं। और सेना में जाना एक जाहिर सी बात है कि एक गर्व की बात है, और ख़ासकर वो छोटे कस्बे से जो लड़के निकल के आते हैं, जो छोटा सा गाँव होता है, छोटा सा कस्बा होता है, उनमें एक अलग जुनून होता है। और जाहिर सी बात है वो जुनून होगा, और पूरा नहीं होगा तो इन्हीं तमाम लोगों को लिखा जाएगा कि क्या यहाँ से कुछ संभव हो पाए। तमाम बातें इन्होंने रखी, और चूंकि ये भी एक बड़े अधिकारी रहे हैं, तो तमाम टेक्निकल चीज़ों को भी इन्होंने बारीकी से इन्होंने बताया। और जो लेटर को लेकर एक जिक्र हो रहा था, जो विजेंद्र थापर ने युद्ध में जाने से, कारगिल युद्ध में जाने से पहले उन्होंने जो लिखा था, उसमें सबसे एक रोचक बात जो हर एक युवाओं को दिल में होना चाहिए, वो उन्होंने लिखा था कि अगले जन्म अगर मैं इंसान के रूप में ईश्वर अगर हमको भेजता है, तो मैं चाहूँगा कि मैं फिर से फौज में ही आऊँ। महज 22 साल का वो लड़का, कैप्टन, जो तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखा रहा हूं कि यही वो कैप्टन
विजयन थापर थे, जो महज 22 साल के, महज 6 महीने का इनका सर्विस पीरियड हुआ था और कारगिल युद्ध में गए थे। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ अमित चौधरी, न्यूज नेशन, दिल्ली।